फंक्शन राइट करेंगे या रिकर्सिव एल्गोरिदम्स हम राइट करेंगे तो उनकी इक्वेशन में भी एक रेकरेंस आएगी। यानी नॉर्मली देखें, हम जब कॉस्ट फाइंड करते हैं तो हम टी ऑफ एन की फॉर्म में कॉस्ट फाइंड करते हैं एक फंक्शन के तौर पे। लेकिन अगर एक फंक्शन के लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे सेम टर्म्स रिपीट हो रही है, देखें अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे ना तो ये आपको एक रिकर्सिव इक्वेशन की इंडिकेशन दे रही है। यानी यहाँ पे भी टी ऑफ एन है, फिर जहां पे कंप्यूट होना है वहां पे भी टी ऑफ एन माइनस वन है। यानी ये बेसिकली एक रिकर्सिव इक्वेशन को इंडिकेट करता है। ये कैसे हम ड्राइव करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, केयरफुली सुनिएगा इसको। तीन मेथड है बेटा, 3 से 4 मेथड अप्लाई किए जाते हैं जब आपके पास एक रिकर्सिव एल्गोरिदम आता है तो उसकी कॉस्ट फाइंडने के लिए। या नॉर्मली असल में रिकर्सिव एल्गोरिदम आएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ना, जैसे हम प्रीवियसली इक्वेशन बना रहे हैं तो रिकर्सिव एल्गोरिदम के अंदर जो इक्वेशन बनेगी वो एक रिकर्सिव इक्वेशन बनेगी। यानी उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी फंक्शन होगा, उसके राइट हैंड साइड पे भी फंक्शन होगा। अगर एक ऐसी इक्वेशन है जिसके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे फंक्शंस आ गया है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली स्लाइड पे दिखाया है। देखें अब यहाँ पे अगर आपको n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर अगेन यहाँ पे एक और फंक्शन आ गया है। तो आपको अगर इस फंक्शन का आंसर चाहिए तो आपको इस फंक्शन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, आपको इस फंक्शन का आंसर फाइंड करना पड़ेगा। तो ऐसी इक्वेशन को हम रिकर्सिव इक्वेशन कहते हैं। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ वेरियस मेथड्स, लाइक वी हैव आइट्रेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रेकरेंस ट्री मेथड एंड मास्टर मेथड। तो ये 4 मेथड्स हैं बेटा। अगर हमारे पास एक रिकर्सिव इक्वेशन आएगी जो कि रिकर्सिव एल्गोरिदम के अगेंस्ट आएगी हमेशा, तो हम उसको इनमें से किसी एक अप्रोच के थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट आई विल प्रेफर सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हम लोग अभी आज के लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखेंगे और आप इटसेल्फ कोई एक आध बाकी जो है वो उनको सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। ट्री मेथड भी हम देख लेंगे बेसिकली। बाकी 2 मेथड्स हैं उनमें से मास्टर मेथड आप एटलीस्ट देख लीजिएगा। आइटरेटिव मेथड को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन होते क्या हैं, वो काम कैसे करते हैं। हम इस रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू, एल्गोरिदम के थ्रू हम कैसे इसकी रेकरेंस इक्वेशन बिल्ड कर सकते हैं, फिर रेकरेंस रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं और फिर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। बेटा आपके सामने एक बहुत सिंपल सा सी में फंक्शन राइट किया गया है। आप इसको सी में अंडरस्टैंड कर लें या आप यूं कह लें कि आपके सामने एक बहुत सिंपल सा एल्गोरिदम मैंने राइट किया है। अगर आप इस एल्गोरिदम को देखें तो ये एल्गोरिदम अपने आप को कॉल कर रहा है। लेट्स से कैसे कॉल कर रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली फंक्शन का नाम है टेस्ट और ये एक इंटीजर वैल्यू के ऊपर जो है ये कॉल होता है। लेकिन जब आप इसको कॉल करेंगे तो ये अपनी इस ब्लॉक में आके दोबारा से अपने आप को कॉल भेज रहा है। यानी यहाँ पे अगेन फंक्शन कॉल हो रहा है। कॉल क्या हो रहा है, ये दोबारा से अपने आप को कॉल कर रहा है। ठीक हो गया। और ये कोई अपने आप को कॉल करने के अलावा 2 चीजें इसमें और हो रही हैं। एक इसमें कंडीशन है और ये हमारी बेस कंडीशन है। ये कंडीशन कब हमारे पास बेटा फॉल्स होगी, जब हमारा एन जो है वो 0 को रीच कर जाएगा। जब तक एन ग्रेटर देन 0 होगा ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। यानी जब तक आपके पास आपने यहाँ पे एक एन की वैल्यू सेंड करनी है, जब तक वो एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, बेस कंडीशन ट्रू रहेगी। जब तक बेस कंडीशन ट्रू रहेगी तो मेरा ये जो एल्गोरिदम है ये यहाँ पे कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है। टास्क कोई भी हो सकता है ना। अभी मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे सॉर्टिंग हो सकती है, सर्चिंग हो सकती है, स्प्लिटिंग हो सकती है, मर्जिंग हो सकती है, कोई भी टास्क हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो टास्क है अभी वो एक सिंपल सा टास्क है जो कि बेसिकली एक नंबर एन को ही प्रिंट करना है हमने। और नंबर एन को प्रिंट करने के बाद ये फंक्शन क्या करता है, ये अगेन अपने आप को कॉल करता है। लेकिन जब अब ये नेक्स्ट टाइम अपने आप को कॉल करेगा तो हमेशा अपनी प्रीवियस वैल्यू से 1 लेस पे जाके कॉल करेगा। ठीक हो गया। यानी पहली दफा अगर ये 5 पे कॉल किया तो दोबारा ये 4 पे कॉल होगा, दोबारा 3 पे कॉल होगा, दोबारा 2 पे कॉल होगा, फिर 1 पे और फिर 0 पे। इसका मतलब है कि जब ये 0 पे कॉल होगा तो फिर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और इसकी फर्दर कॉलिंग जो है वो भी स्टॉप हो जाएगी यहाँ पे। तो रिकर्सिव फंक्शन ऐसे ही काम करते हैं बेटा। वो बार बार अपने आप को कॉल करते हैं, एक टास्क परफॉर्म करते हैं हर कॉल के ऊपर और फिर अपने आप को कॉल करते हैं। और फिर जब उनकी एक बेस कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ये हमारी लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरी लॉजिक में फॉल्स होने के ऊपर वो अपने आप को सेल्फ कॉल करना स्टॉप कर देगा। लेकिन आप लॉजिक ऐसी भी लगा सकते हैं कि वो ट्रू के ऊपर अपना जो अपने ऊपर काम करना स्टॉप कर दे, अदरवाइज काम करता रहे।
तो जब वो अपने बेस क्राइटेरिया को मैच करेगा तो वो रिकर्सिव फंक्शन जो है उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। सारे के सारे रिकर्सिव फंक्शन ऐसे ही होते हैं बेटा, वो अपने ब्लॉक में आके एक्चुअली में अपने आप को बार बार कॉल करते हैं और उस कॉल के अगेंस्ट दोबारा से वो अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद वो एक टास्क परफॉर्म करते हैं, फिर अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं। हमने प्रीवियसली रिकर्सिव फंक्शन नहीं पढ़े तो लिहाजा हमें आइडिया नहीं है कि रिकर्सिव फंक्शन की कॉस्ट भी कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। हमने प्रीवियसली ऐसे एल्गोरिथम देखे हैं जो कि बेसिकली एक ही दफा एग्जीक्यूट करते थे, उनके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होती थी, वो स्टेटमेंट्स एक ही दफा एग्जीक्यूट करती थी और एक दफा एग्जीक्यूट करने के बाद वो खत्म हो जाता था। और जब वो एक दफा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करती थी तो हम उनकी कॉस्ट को कहते थे, ये उसकी कॉस्ट होती थी हमारे पास वो टी ऑफ एन होती थी। ठीक हो गया। यहाँ पे मसला ये है कि ये जो हमारे पास ये जो एल्गोरिदम है जिसकी हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, लेट्स से इसकी हमने कॉस्ट फाइंड करनी है टी ऑफ एन, ये असल में एक दफा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा बल्कि ये बार बार दोबारा अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा। यानी एक दफा तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अपना काम करेगा, लेकिन दोबारा से टी ऑफ एन एग्जीक्यूट हो जाएगा और दोबारा से एक और फंक्शन अगेन ये पूरी की पूरा सारा रिपीट होगा। यानी जब आप कहते हैं कि मैं इसको दोबारा कॉल कर रहा हूँ तो दैट मीन इसकी एग्जीक्यूशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो रिकर्सिव जो हमारे पास एल्गोरिदम्स होती हैं हम इनकी कॉस्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो बेसिकली ये क्या टास्क परफॉर्म करेगा और क्या कैसे ये अपने आप को री एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ, सेशन एंड होने वाला है, आप लोग बेटा सेशन एंड करके दोबारा ज्वाइन कर ले ताकि मैं जो लिखूँ वो मेरा काम आ जाए, अदरवाइज फिर वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, आप लोग इसको रीज्वाइन करें। आपने सेम लिंक पे क्लिक करना है रीज्वाइन करने के लिए। अच्छा बेटा, अगर आप इस रिकर्सिव फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो लेट्स से जब हम अगर इसको अंडरस्टैंड करें कि ये कैसे काम कर रहा है और अब कितनी दफा ये कॉल होगा जब हम इसको कोई वैल्यू सेंड करते हैं और उस कॉल के दरमियान ये क्या टास्क परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया पहली दफा, लेट्स से मैंने इसको मेन से कॉल किया और मैंने यहाँ पे फंक्शन को इस तरह से कॉल किया कि मैंने यहाँ पे इसको टेस्ट ऑफ 3 यानी n की वैल्यू जो मैंने इसको पास किया वो 3 पास किया है। जब मैं इस फंक्शन को पहली दफा पे कॉल करूंगा, फंक्शन कॉल होगा मेरा, अगर आप देखें तो n की वैल्यू पहली दफा में जो आएगी इसके पास वो 3 आएगी। 3 इज ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू। और क्या काम परफॉर्म करेगा, फॉर एग्जाम्पल जब बेटा मैंने इसको टेस्ट 3 पास किया तो इसने कंडीशन ट्रू हो गई ये वाली, और कंडीशन जब ट्रू हुई है तो इसने दो काम परफॉर्म किए टेस्ट 3 ने। एक तो इसने जो भी इसके पास n की वैल्यू आ रही थी, लाइक इन करंट सिनेरियो 3 आ रही थी, तो इसने इसको प्रिंट किया यानी 3 को प्रिंट किया और दोबारा इसने क्या काम किया है, दोबारा से अपने आप को कॉल किया। लेकिन जब दोबारा अपने आप को कॉल किया है तो n-1 यानी 2 के ऊपर कॉल किया है। यानी टेस्ट 3 को जब हमने कॉल किया तो दो काम हुए, एक तो उसने एक नंबर को प्रिंट किया और दूसरा उसने एक और फंक्शन को कॉल दे दिया है जो कि टेस्ट 2 है। अब टेस्ट 2 एग्जीक्यूट करेगा। जब यहाँ पे आप कॉल करेंगे तो ये दोबारा से जाएगा यहाँ पे और टेस्ट 2 अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। अब टेस्ट 2 क्या काम करेगा, जब आप 2 को यहाँ पे पास करेंगे तो 2 इज ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू। टेस्ट 2 भी यही काम करेगा बेटा, एक नंबर n प्रिंट करेगा और इसके पास जो n है बेटा वो 2 है। और 2 को प्रिंट करने के बाद ये दोबारा एक और फंक्शन को कॉल करेगा यानी अपने आप को कॉल करेगा, लेकिन n-1 के साथ, दैट मीन के 2-1 के साथ। तो हमारे पास नेक्स्ट कॉल के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा टेस्ट ऑफ 1। अब दोबारा जब टेस्ट ऑफ 1 एग्जीक्यूट करेगा यानी n की वैल्यू 1 पास हो जाएगी तो 1 इज ग्रेटर देन 0। फिर टेस्ट 1 दो काम करेगा बेटा, एक तो एक नंबर को प्रिंट करेगा और दूसरा वो अपने आप को दोबारा कॉल करेगा विच इज टेस्ट n-1 यानी 1-1 टेस्ट 0।
अब जब आप टेस्ट 0 कॉल करेंगे यानी n की वैल्यू यहाँ पे 0 जाएगी, तो ये वाली कंडीशन जो है आपकी बेस कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। उसके बाद ये फंक्शन फर्दर अपने आप को कॉल नहीं करेगा। ठीक हो गया। यानी हर दफा जब एक फंक्शन कॉल होता है तो वो दो काम कर रहा है फिलहाल। एक तो वो एक टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो टास्क फिलहाल नंबर को प्रिंट करना है, और फिर दोबारा वो अपने आप को कॉल करता है। जब अपने आप को कॉल करता है तो फिर एक नया फंक्शन बन जाता है, और वो फंक्शन जो है वो दो काम करता है, एक टास्क परफॉर्म कर रहा है, किसी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, और फिर दोबारा अपने आप को कॉल भेज रहा है। अब अगर हम ऑब्जर्व करें कि मैंने ये फाइंड करना है कि ये जो मेरा एल्गोरिदम है इसकी क्या कॉस्ट आएगी, तो एक्चुअली में मुझे ये देखना है कि एक एल्गोरिदम जब एक दफा फंक्शन कॉल होती है तो वो जो काम परफॉर्म कर रहा है वो कितना काम परफॉर्म कर रहा है। नंबर वन, व्हेन एवरी टाइम an algorithm or function is called, how much the work he perform, the work it performs, sorry, जो कि हमारे करंट सिनेरियो में हर दफा जब एक फंक्शन कॉल हो रहा है तो वो एक ही टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो एक नंबर को प्रिंट कर रहा है। दूसरी चीज कि टोटल कितनी नंबर ऑफ कॉल्स हो रही है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं करंट सिनेरियो में देखूं, मैं कहता हूं जब मैंने n की वैल्यू 3 पास की है, यानी मेरे पास टेस्ट 3 पे मैंने इसको कॉल किया है, तो टोटल कितने टास्क परफॉर्म हुए हैं। टोटल जो टास्क परफॉर्म हुए हैं बेटा वो 1, 2 एंड 3 हैं, यानी टोटल जो टास्क परफॉर्म हुए हैं वो हमारे पास वो परफॉर्म हुए हैं 3। और टोटल फंक्शन कॉल्स कितनी हुई हैं, कितनी दफा कॉल हुआ है, रिकर्सिव इसने अपने आप को कितनी दफा कॉल किया है। अगर आप देखें तो जब हमने इसको 3 पास किया है तो ये जिसकी जो टोटल कॉल आई है हमारे पास 3, 2, 1, 0, अगर आप इसको एडअप करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉल जो है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 है। दैट मीन कि जो टोटल फंक्शन कॉल हुआ रिकर्सिवली हमारे पास वो 3 + 1 विच इज 4। फंक्शन ने 3 दफा कॉल होने पे एक टास्क परफॉर्म किया है, लेकिन जब फंक्शन को हमने लास्ट टाइम कॉल किया है तो उसने कोई टास्क परफॉर्म नहीं किया। फंक्शन की एग्जीक्यूशन बस वहां पे जाके क्या हुई है बेटा, स्टॉप हुई है। अब अगर हम पहली चीज को देखें तो जो फंक्शन टास्क है वो बिल्कुल इक्वल टू वही है जितनी हमने उसको n की वैल्यू पास की है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यूं कहूं कि अगर मैं यहाँ पे टेस्ट की वैल्यू 3 की जगह मैं इसको यहाँ पे टेस्ट की वैल्यू 4 पास करता तो फिर क्या होता। आप कह सकते हैं कि जब आप टेस्ट की वैल्यू यहाँ पे 4 पास करेंगे तो ये 4 टास्क परफॉर्म करेगा, लेकिन कॉल होगा ये 5 दफा। अगर मैं कहूं कि जब मैं यहाँ पे इसको टेस्ट ऑफ 5 कॉल करूंगा तो ये कितने टास्क परफॉर्म करेगा और कितनी दफा कॉल होगा, तो आप you might be answer that it perform 4 tasks and it call itself 5 times। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं इसको टेस्ट ऑफ n, यानी जब मैं इसको n टाइम कॉल करूंगा इस फंक्शन को, एंड n इज एनी नंबर, आप कह सकते हैं बेसिकली जो ये टास्क परफॉर्म करेगा वो n करेगा, और जो ये कॉल होगा वो n+1 टाइम कॉल होगा। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो हो भी यही रहा है। हर जो हमारा एक पर्टिकुलर फंक्शन जब एक दफा कॉल होता है तो वो एक टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन जो लास्ट टाइम जब वो कॉल होगा तो तब वो एक टास्क भी परफॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब है कि जितने वो टास्क परफॉर्म करेगा वो n है, n टाइम वो टास्क परफॉर्म करेगा, और लास्ट टाइम जब वो टास्क जब उसको वैल्यू हम पास करेंगे तो उसकी कंडीशन चूंकि फॉल्स हो जाएगी तो वो टास्क भी परफॉर्म नहीं कर सकेगा और वो दोबारा से अपने आप को कॉल भी नहीं करेगा, तो एक कॉल हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ेगी। अगर मैं टास्क को देखूं यहाँ पे तो टास्क बहुत ही मामूली सा है। अगर आप टास्क को देखें ना तो जो टास्क है वो एक सिंगल टास्क है, एक कांस्टेंट टास्क है, यानी जब भी मैं इस कॉल करता हूं तो वो एक टास्क जो है वो एक कांस्टेंट टाइम लेता है, एक यूनिट टाइम लेता है। तो अगर हम इन टास्क को इस बिहाफ पे इग्नोर कर दें कि टास्क तो हमारा जो है वो एक बहुत ही स्मॉल टास्क है, एक्चुअली कास्ट तो हमारे पास रिकर्सिव कॉल की हो रही है कि कितनी दफा उसने कॉल करना है अपने आप को, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो फाइनल कॉस्ट है, यानी इसका जो फाइनल t ऑफ n है
वो n+1 है, और अगर हम इसके ऊपर ग्रोथ रेट ऑर्डर अप्लाई करें या हम इसको एसिम्प्टोटिकली बाउंड करें तो जो इसकी बेटा हमारे पास कॉस्ट निकलेगी वो थीटा कह लें या बिग ओ कह लें, बिग ओ ऑफ हमारे पास निकलेगी n, थीटा ऑफ n इसकी फाइनल कॉस्ट निकलेगी। +1 एक कांस्टेंट है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, या अदरवाइज अगर आप इसको ऑन प्रीवियस एसिम्प्टोटिक बाउंड के ऊपर अगर आप इसका ग्रोथ रेट ऑर्डर फाइंड करेंगे तो उसका ग्रोथ रेट ऑर्डर आपके पास हमेशा n ही बन रहा होगा, क्योंकि एंड टाइम बेसिकली अगर आप चाहें तो आप इस लास्ट फंक्शन कॉल को वैसे भी इग्नोर कर दें आप, क्योंकि ये कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो एक्चुअली में आपके पास n नंबर ऑफ कॉल्स आ रही हैं और हर नंबर ऑफ कॉल एक टास्क परफॉर्म कर रही है। दैट मीन कि हर नंबर ऑफ कॉल जो है वो एक कांस्टेंट टास्क परफॉर्म कर रही है। तो एक्चुअली इंपैक्ट किसका आएगा, आपके पास नंबर ऑफ कॉल्स का आएगा। नंबर ऑफ कॉल्स आपके पास जितनी बढ़ेंगी आपके एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो उतनी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन वो इतनी ज्यादा बढ़ने से अभी फिलहाल जो मीनिंग है वो ये है कि हमारा ये जो फाइनल कॉस्ट आई है इसकी वो लीनियर कॉस्ट है। यानी देखिए मैं यहाँ पे अगर 5 की जगह 6 टाइम पुट करूंगा तो फंक्शन अपने आप को सिंपली 6 दफा कॉल करेगा। अगर मैं 5000 पुट करूंगा तो फंक्शन अपने आप को 5000 दफा कॉल करेगा। हर कॉल के ऊपर एक माइनर सा टास्क वो परफॉर्म कर रहा है। बेटा ये जो मैंने अभी मेथड अप्लाई किया ना फाइंड करने का इस रिकर्सिव एल्गोरिथम की कॉस्ट, इसको हम रेकरेंस ट्री कहते हैं। ये जो आपके सामने ये देखें ना, ये शेप एक ट्री शेप में बना हुआ है, और ये जो मेथड है हम इसको कहते हैं ये रेकरेंस ट्री मेथड है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे फंक्शन कॉल कितनी दफा हो रही है और फंक्शन कॉल के अंदर टास्क क्या परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, ये टास्क सिंपल था तो मैंने इसको कांस्टेंट सपोज किया। अगर फॉर एग्जांपल ये टास्क इटसेल्फ एक लूप होता जो कि एंड तक जा रहा होता तो फिर ये टास्क एक कांस्टेंट ना रहता, फिर इस टास्क की जो वैल्यू है वो मैं उसको कंसीडर करता, क्योंकि अब वो टास्क जब एक दफा एल्गोरिथम को चांस मिलता है तो अपने उस टास्क को वो मल्टीपल टाइम परफॉर्म कर रहा होता है या वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बेटा एक मेथड ये है, ये इस मेथड में ना आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा हर दफा इसमें, लेकिन आप एस्टिमेट कर सकेंगे आप। यानी बेसिकली हमने क्या किया है, हमने अपने एल्गोरिथम का बिहेवियर ऑब्जर्व किया है और हमने देखा है कि वो क्या टास्क परफॉर्म करता है और कितनी नंबर ऑफ कॉल्स जो है वो हर दफा भेजेगा। हमने अगर हम उसको एक n वैल्यू तक कॉल उसकी सपोज करनी है तो इसमें आपको एग्जैक्टली कॉस्ट नहीं पता होगी, आप इसमें एक एस्टिमेशन कर सकेंगे। लेकिन ये जरा क्विक मेथड है, इसमें आपको क्विकली आइडिया हो जाता है कि आपका फंक्शन जो है वो कैसे बिहेव करेगा जैसे जैसे आप इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो बढ़ाते जाएंगे। बेसिकली ये फंक्शन नंबर ऑफ इनपुट एक ही दफा लेता है पहली दफा, फिर उसी नंबर ऑफ इनपुट के ऊपर उसको ये रिड्यूस करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जो सेकंड मेथड है बेटा और जो कि ज्यादा वैलिड मेथड है वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके अंदर हम एग्जैक्टली बता सकते हैं, हम एक एस्टिमेट नहीं लगाते। सॉरी यहाँ पे तो रेजर काम नहीं करेगा, मैं इसको एक दफा रेज कर देता हूँ। और फिर हम अपना सेकंड प्रोसीजर जो है सब्स्टिट्यूशन का उसको देखते हैं। बहुत लेबर करनी पड़ती है ऑनलाइन क्लास में। सीआर बोर्ड रेज करो बेटा। Okay, now come up on second method which is called substitution method. आपने फॉलो जो करना है, अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम्स होते हैं आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अलबत्ता अगर आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन दे दिए जाएं तो फिर आप
या फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर अगर आप किसी और टेस्टिंग सिस्टम में बैठे हैं, अपने पेपर में नहीं बैठे, तो वहाँ पे अगर आपको ऐसे एल्गोरिदम को कहा जाए और आपने क्विक आंसर निकालना हो, टाइम मैनेज करना हो, तो वहाँ पे फिर आप ट्री का मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है बेटा, ये वैसे ही मेथड है जिसको हम ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम नॉर्मली क्या होता है कि हम देखते हैं स्टेटमेंट की फ्रीक्वेंसी देखते हैं और फिर हम ऑपरेशंस देखते हैं। बेसिकली दो चीजें जैसे हम ऑलरेडी ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं। अब जब मेरे पास कोई एल्गोरिदम होता है ना, लेट्स से मेरे पास एक एल्गोरिदम है, तो उसकी कॉस्ट को फिर हम टी ऑफ एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा एक्चुअली में अगर आप इस एल्गोरिदम को देखें जो रिकर्सिव है, तो इसकी फाइनल कॉस्ट को भी हमने टी ऑफ एन के साथ रिप्रेजेंट करना है। यानी बेसिकली मेरे पास ये जो एल्गोरिदम है, मैंने इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है और इसकी कॉस्ट मेरे पास क्या है, वो टी ऑफ एन है। इसकी जो फाइनल कॉस्ट आएगी मेरे पास। और अब मुझे ये देखना है कि इस एल्गोरिदम के ब्लॉक में जाके इस एल्गोरिदम की जो स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे काम कर रही हैं और मुझे उनसे फिर एक इक्वेशन बनानी होगी। चले अब हम वन बाय वन देखते हैं कि जब टी ऑफ एन हम कॉल करते हैं तो इसकी स्टेटमेंट्स कैसे, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उनके अंदर नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं। अभी हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस या फ्रीक्वेंसी को कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल फॉर नाउ, जो कि हमने प्रीवियसली भी अगर आप देखें कि जो रिकर्सिव के अंदर भी मैंने यही बात की थी कि कितनी दफा कॉल करेगा और क्या ऑपरेशन वो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, जब हम इसको कॉल करेंगे किसी एक n वैल्यू के ऊपर, यानी मैं कोई एक सिंगल वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये एक ही दफा एग्जीक्यूट करेगा, या आप यूं कह लें कि ये कांस्टेंट एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि एक स्मॉल टास्क परफॉर्म कर रहा है ये। तो हम इसकी जो कांस्टेंट है, आपको मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि जहां पे भी कांस्टेंट आता है तो हम उसको 1 के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, c के साथ या k के साथ, या आप कोई भी इस तरह के और टर्म यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से जब ये एल्गोरिदम कॉल होता है तो इसकी ये स्टेटमेंट एक टी ऑफ एन के ऊपर एक ही दफा एग्जीक्यूट होनी है, क्योंकि एक ही दफा कंडीशन चेक होती है। लाइक जब मैं 5 को भेजूंगा तो 5 एक ही दफा चेक करेगा, जब 4 को भेजूंगा तो 4 एक ही दफा इसको चेक करेगा। तो इसका टाइम जो है वो कांस्टेंट है, इनपुट के चेंज होने से इसका टाइम उस एक इनपुट के ऊपर चेंज नहीं हो रहा। सिमिलरली अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये जो मेरा टास्क है ये भी एक कांस्टेंट टाइम लेता है, एक यूनिट टाइम लेता है, तो इसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, 1 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल जब एक टी ऑफ एन कॉल होगा, यानी आप एन की जगह कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू सपोज करेंगे, तो ये भी एक यूनिट टाइम लेगा और ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपके पास एक यूनिट टाइम लेगी। अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो बेसिकली जब आप यहाँ पे टी ऑफ एन भेजेंगे तो ये कितना टाइम लेगी। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो अब ये स्टेटमेंट इटसेल्फ एग्जीक्यूट नहीं होनी है, बल्कि क्या होगा, ये दोबारा से एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रही है, दोबारा से एक फंक्शन कॉल है बेसिकली। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब इसकी कॉस्ट एक नहीं आएगी, बल्कि इसने दोबारा से अपने आप को रिपीट करना है। जो भी प्रोसीजर जो है वो प्रीवियसली परफॉर्म हुआ है, इसने उस पूरे प्रोसीजर को जाके दोबारा से रिपीट करना है। तो इसकी कॉस्ट जो है बेटा वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक फंक्शन कॉल है। अगर आपको अगर एक फंक्शन लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल ऐसे डिस्प्ले, एक फंक्शन है डी के नाम से फॉर एग्जांपल, उस फंक्शन के अंदर हैं 5 स्टेटमेंट्स या 3 स्टेटमेंट्स हैं। अब आपके पास एक एल्गोरिदम है ए के नाम से, उस एल्गोरिदम के अंदर बेटा एक स्टेटमेंट आ गई है जिसमें आपने बेसिकली इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है, इस डी फंक्शन को कॉल किया हुआ है। अब बेशक ये फंक्शन कॉल एक दफा हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी आप ऐसे नहीं लिख सकते कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये 1 है, बल्कि इस स्टेटमेंट की कॉस्ट कितनी होगी बेटा, इस स्टेटमेंट की कॉस्ट डिपेंड करती है ये फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फंक्शन टास्क परफॉर्म करता है n+1, तो आप कह सकते हैं कि इस एक स्टेटमेंट की जो कॉस्ट है, बेशक ये सिक्वेंशियल फॉर्म में फंक्शन एक ही दफा कॉल हुआ है, लेकिन इसकी कॉस्ट है n+1। यानी अब आपने इस स्टेटमेंट को नहीं देखना, आपने देखना है कि इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट काम क्या परफॉर्म हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट एक फंक्शन कॉल होनी है और वो फंक्शन एग्जीक्यूट होना है प्रोसेसर पे जाके, तो आपको देखना है कि उस फंक्शन की क्या कॉस्ट है। इसी को बेटा आप यहाँ पे सपोज करें तो बेसिकली अब ये स्टेटमेंट नहीं है, अब ये एक फंक्शन कॉल होना है, और जो वो कॉल होना है हमने देखना है कि वो कॉल के दौरान वो पूरा कितना काम करेगा, उस कॉल की क्या कॉस्ट होगी जब वो कॉल होगा और उसके पीछे जाके सारा वो कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो ये कॉल क्योंकि अपने आप को ही कर रहा है,
तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इस स्टेटमेंट की कॉस्ट जो है वो टी ऑफ n माइनस 1 है। इसकी लॉजिकल रीजनिंग एक और तरह से आप देखिए, अगर टेस्ट ऑफ n की कॉस्ट है t ऑफ n, तो क्या हम लिख सकते हैं टेस्ट ऑफ n माइनस 1 उसकी कॉस्ट होगी t ऑफ n माइनस 1। अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो टेस्ट ऑफ n की कॉस्ट क्या लिखी है मैंने बेटा, t ऑफ n। तो टेस्ट ऑफ n माइनस 1 की कॉस्ट क्या होगी, t ऑफ n माइनस 1। तो इस तरह से बेटा हमारे पास ये हर स्टेटमेंट की एक कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। फाइनल कॉस्ट हमारे पास क्या होगी, फाइनल कॉस्ट बेटा हमने फाइंड करनी है t ऑफ n। ये बेस एल्गोरिथम मेरा यही था, यहाँ से कॉल स्टार्ट हुई है, मैंने इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। इसकी कॉस्ट फाइंड करने के लिए मुझे इन सबको ऐड अप करना पड़ेगा। t ऑफ n माइनस 1 प्लस 1, मैं ऑर्डर जरा उलट कर दिया मैंने, आप पहले 1 1 लिख सकते थे, मैटर नहीं करता, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इक्वल टू बनेगा t ऑफ n माइनस 1 प्लस, चूंकि ये दोनों ही कांस्टेंट है 1 एंड 1, तो अगर इन दोनों कांस्टेंट को मैं प्लस करूंगा तो 2 बनेगा, और 2 भी इटसेल्फ एक कांस्टेंट ही है। तो बेटा कांस्टेंट की जगह हम हमेशा क्या लिखते हैं, हम कांस्टेंट की जगह 1 लिखते हैं। कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू हो, हम कांस्टेंट की जगह हमेशा 1 ही राइट करते हैं। तो ये बेटा एक हमारे पास इक्वेशन आ गई जो कि हमने इसकी हर स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करते हुए ड्राइव की है। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो इस स्टेटमेंट भी एक रिकर्सिव स्टेटमेंट है, यानी इसके लेफ्ट साइड पे भी टी ऑफ एन है और इसके राइट साइड पे भी टी ऑफ एन है। अगर आप बेसिक मैथ को समझ सकते हैं तो आपको पता होगा, अगर दोनों साइड पे एफ ऑफ एक्स आ जाए, राइट साइड पे भी एफ ऑफ एक्स है, लेफ्ट साइड पे भी एफ ऑफ एक्स है, तो फिर आपका वो फंक्शन जो होता है एक्चुअली में उस फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन फिर उसकी इक्वल टू में आ गई है। अब अगर आपने यहाँ पे टी ऑफ एन को डिटरमाइन करना है कि टी ऑफ एन की फाइनल कॉस्ट क्या होगी, तो फिर आपको बेटा क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको पहले टी ऑफ एन माइनस 1 की कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी। जब तक हमारे पास टी ऑफ एन माइनस 1 की कॉस्ट नहीं आएगी तब तक हम टी ऑफ एन की कॉस्ट जो है वो फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब अगले स्टेप के अंदर हमने इस टी ऑफ एन की कॉस्ट फाइंड करनी है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये बेटा हमारे पास, ये इस इक्वेशन को हम रिकर्सिव इक्वेशन कहते हैं। और रिकर्सिव इक्वेशन बनाने के बाद हमारा अगला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि एक रेकरेंस रिलेशन को बिल्ड करना। एक रेकरेंस रिलेशन क्या होता है बेटा, एक रेकरेंस रिलेशन एक रेकरेंस इक्वेशन की ही रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम दो सिनेरियो बताते हैं। देखें, ये रिकर्सिव कॉल हमेशा हर वैल्यू के ऊपर तो नहीं ना चलेगी। एक हम बताते हैं कि इसकी बेस कंडीशन क्या है जहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगी एग्जीक्यूशन, जहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन कांस्टेंट हो जाएगी। दूसरा हम बताते हैं कि किन वैल्यूज के ऊपर जो है ये अपने आप को बार बार एग्जीक्यूट करेगी, और इस रिलेशन को हम रेकरेंस रिलेशन कहते हैं। इसका रेकरेंस रिलेशन क्या बनेगा बेटा, अगर आप देखें, जब मैं यहाँ पे टी ऑफ 0 पास करूंगा, अगर मैं यहाँ पे n की पहली वैल्यू 0 पास कर दूं तो क्या ये मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, मेरा उस वक्त तक ये रिकर्सिव कॉल जो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। या फिर आप इसको ऐसे समझ लें कि कब इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी, यानी फंक्शन रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं ना, कब इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन जाके स्टॉप हो जाएगी। तो हमें पता है कि ये फंक्शन जो है, अगर हमने कंडीशन लगाई हुई है इफ n ग्रेटर देन 0, तो t ऑफ 0 के ऊपर जाके ये कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब है कि टी ऑफ 0 के ऊपर जाके इसकी जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, 1 से। यानी अगर आप टी ऑफ 0 पास करेंगे ना तो कॉस्ट कांस्टेंट आएगी, उसकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी। या आप यूं कह लें कि जब फंक्शन में आप रिकर्सिवली वैल्यू रिड्यूस करते हुए आएंगे n-1 n-1 n-1, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे t ऑफ 0 हो जाएगा। तो जब t ऑफ 0 होगा तो उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट है। अब आप इसको 1 से लिख रहे हैं, c के कोई भी आपके लिए यूज कर रहे हैं, मैटर नहीं करता। और अगर t ऑफ 0 नहीं है, या आप इसको सेकंड टर्म में आप यूं भी लिख सकते हैं कि ऑन n इज इक्वल टू 0,
यानी मैंने यहाँ पे t0 लिख दिया बेसिकली आपको समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लिखते हैं n इज इक्वल टू 0। जब इस n की वैल्यू 0 होगी तो इस एल्गोरिथम की कॉस्ट जो है वो 1 हो जाएगी। और जब तक n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगी, यानी फॉर ऑल n दैट इज ग्रेटर देन 0, तो उसके ऊपर बेटा इस एल्गोरिथम की कॉस्ट हमारे पास क्या आ रही है, जो ये देखें हमने यहाँ पे ये ड्राइव किया है, t ऑफ n माइनस 1 प्लस 1। जब भी हम एक रिकर्सिव एल्गोरिथम राइट करेंगे, उसको पहले हम ऐसे देखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्व करेंगे, उसके ऑपरेशंस को ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम उस वहां से एक इन सबको एडअप करके एक रेकरेंस इक्वेशन बनाएंगे, और फिर रेकरेंस इक्वेशन बनाने के बाद हम उसका एक रेकरेंस रिलेशन बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि n की किन वैल्यूज के ऊपर ये कांस्टेंट होता है और n की कौन सी वैल्यूज के ऊपर ये अपने आप को बार बार एग्जीक्यूट करेगा। तो ये दो चीजें हमने यहाँ से ड्राइव करनी होती है। अब हमने इस रेकरेंस रिलेशन को बेटा सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ वो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो है सब्स्टिट्यूशन प्रोसीजर। सब्स्टिट्यूशन प्रोसीजर है क्या, मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ ताकि मुझे लिखने में आसानी हो, मैं क्विकली राइट कर सकूँ। यहाँ पे देखें, ये बेसिक इक्वेशन है मेरे पास, t ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ n माइनस 1 प्लस 1। अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मुझे इस इक्वेशन के अंदर से क्या फाइंड करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे पुट करनी है तो फिर t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू मुझे सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। अब t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको जरा केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखें, t ऑफ n की वैल्यू अगर मुझे पता है तो क्या मैं t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू नहीं मालूम कर सकता। अगर t ऑफ n मुझे पता है कि t ऑफ n है t ऑफ n माइनस 1 प्लस 1, और t ऑफ n माइनस 1 मैंने मालूम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस t ऑफ n यानी ये मेरे पास जो सेकंड t ऑफ n है, हम वहां पे जाके t ऑफ n माइनस 1 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप बेटा यहाँ पे t ऑफ माइनस 1 जो है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, यानी जहां जहां पे n है वहां पे आप n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। t ऑफ n को आप रिप्लेस कर दें t ऑफ n माइनस 1 के साथ, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी जहां पे n है बेटा वहां पे आप क्या यूज कर लें, t ऑफ n, जहां जहां पे n है वहां पे आपने जस्ट n माइनस 1 यूज करना है। तो आपके पास ये t ऑफ n की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, n माइनस 1, ये सिंपल सी मैथ है, फिर माइनस 1 जो ऑलरेडी आ रहा है मेरे पास, और फिर प्लस 1 जो ऑलरेडी आ रहा है मेरे पास, यानी सिर्फ n की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया है, n माइनस 1 को रिप्लेस किया है। अगर मैं इसका फाइनल आंसर देखूं तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो t ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू ऑफ n माइनस 1 बेटा माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास, और प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू आ चुकी है। t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास है t ऑफ n माइनस 2 प्लस 1। अब हम अपनी ये जो मेन इक्वेशन है, मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूं। मैं इसके अंदर आके t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, यानी जहां पे t ऑफ n माइनस 1 होगा मैं वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t माइनस 1 इनटू इक्वेशन 1। आप बेटा अपने पास लिखने, मेरे पास बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं यहाँ पे लिखने में, यानी जो t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू मैं उधर फाइंड करके आया हूँ, मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करूंगा। जब मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास बेटा यहाँ पे क्या आएगा, t ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ n माइनस 1 की जगह बेटा
उसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि हम ऑलरेडी फाइंड करके आए हैं वहां पे। t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू है t ऑफ n माइनस 2 प्लस 1। ये मेरे पास सारी वैल्यू t ऑफ n माइनस 1 की आ गई है, और फिर इक्वेशन 1 में एक प्लस 1 ऑलरेडी आ रहा है, तो मैं वो भी राइट कर दूंगा। मैं बेटा इस स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ एक दफा, आप इसको केयरफुली ताकि अंडरस्टैंड कर लें। ओके, अच्छा 5। बेटा ये हमारी मेन इक्वेशन थी, इक्वेशन 1, जिसको मैंने नाम दिया t ऑफ n इज इक्वल टू टी ऑफ n माइनस 1 प्लस 1। अगर हमने इस मेन इक्वेशन को सॉल्व करना है, मैं आपके साथ पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आप मार्कर देख सकें कहाँ पे रोटेट कर रहा है। अगर हमने इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे t ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास किस चीज की वैल्यू होनी चाहिए? हमारे पास t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू होनी चाहिए। तो t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने अगेन इसी ओरिजिनल फंक्शन को यूज किया है। यानी अगर मैं कहता हूँ मेरे पास t ऑफ n की वैल्यू मौजूद है, तो मैं t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ। मैंने किया क्या, मैंने t ऑफ n को राइट किया, और t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने ओरिजिनल t ऑफ n में n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। n माइनस 1 कैसे सब्स्टिट्यूट किया मैंने, देखें जहां पे n था वहां पे मैंने n को रिप्लेस कर दिया n माइनस 1 के साथ। तो जब मैं n माइनस 1 से रिप्लेस करूंगा तो लेफ्ट साइड पे देखें क्या आ जाएगा, n माइनस 1। अब अगर लेफ्ट साइड पे n की जगह n माइनस 1 आया, तो राइट साइड पे भी जहां जहां n आएगा वहां पे मुझे n माइनस 1 राइट करना पड़ेगा। तो देखें मैंने इस n की जगह n माइनस 1 राइट कर दिया, फिर एक माइनस 1 ऑलरेडी आ रहा था तो वो एज इट इज आ गया, और एक प्लस 1 भी ऑलरेडी आ रहा था तो वो एज इट इज आ गया। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, ये माइनस 1, ये माइनस 1, ये माइनस 2 हो जाएगा। तो t ऑफ n माइनस 2 और प्लस 1 ऑलरेडी मेरे पास आ रहा था। अब ये मेरे पास t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पे t ऑफ n फाइंड करने के लिए t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू का होना जरूरी है, तो मैंने यहाँ पे t ऑफ n की n माइनस 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, जो कि है t ऑफ n माइनस 2 प्लस 1। तो मैंने यहाँ पे t ऑफ n माइनस 1 की जगह उसकी वैल्यू राइट की है, उसकी पूरी वैल्यू राइट की है, जो भी यहाँ पे उसकी पूरी वैल्यू आ रही थी। तो ये पूरी वैल्यू आ गई उसकी, और t ऑफ n में प्लस 1 एक ऑलरेडी आ रहा था तो वो भी यहाँ पे मेरे पास आ गया। ठीक हो गया। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब जब मैं इसको मजीद सॉल्व करूंगा आगे, अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा बेटा t ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ n माइनस 2 प्लस 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये t ऑफ n माइनस 2 तो एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ये फंक्शन है पूरा, आप इसको नहीं छेड़ सकते। लेकिन बाकी दोनों वन देखिए वो फंक्शन से बाहर है, तो वो प्लस 1 बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, वो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। यानी अब मेरे पास ये मेरी लेटेस्ट इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई है। अब अगर मैंने यहाँ से t ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, t ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे बेटा क्या पता होना चाहिए, मुझे t ऑफ n माइनस 2 की वैल्यू को फाइंड करना है।
अब टी ऑफ एन माइनस टू की वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, मैं नीचे इसका कोड लिख रहा हूँ। अब मुझे क्या फाइंड करना है, टी ऑफ एन माइनस टू। अगर मुझे टी ऑफ एन फाइंड करना है, टी ऑफ एन माइनस टू क्या होगा बेटा, एस, जैसा कि हमें पता है कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू है टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन। हमारी बेस जो पहली कंडीशन थी वो हमें टी ऑफ एन पता है, तो अगर हमें टी ऑफ एन पता है तो हम टी ऑफ एन माइनस टू भी पता कर सकते हैं। आप एन की जगह एन माइनस टू को सब्स्टिट्यूट कर दें, आप जहां जहां पे एन है वहां वहां पे एन माइनस टू लिख दें। आप एन की जगह बेटा एन माइनस टू आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, और ये फिर प्लस वन एज इट इज आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो टी ऑफ एन माइनस टू की जो वैल्यू आपके पास वो क्या आ जाएगी, माइनस टू माइनस वन, टी माइनस थ्री एन माइनस थ्री, और ये प्लस वन आ गया साथ वैसे का वैसा। तो ये हमारे पास बेटा ये टी ऑफ एन माइनस टू की वैल्यू हमने कंप्यूट कर ली। अब हमने करना क्या है, हमने इस मेन इक्वेशन के अंदर जाके इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन टू का। इक्वेशन टू में हमने क्या करना है, हमने टी ऑफ एन माइनस टू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, जो कि हमने नीचे फाइंड किया है। तो जब आप टी ऑफ एन माइनस टू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन कैसे बनेगी, टी ऑफ एन माइनस टू की जगह बेटा मैं उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ जो कि हमने फाइंड किया टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस वन, और प्लस टू ऑलरेडी ऊपर वाली इक्वेशन में आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास आ जाएगा टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस थ्री, इट्स अ पार्ट ऑफ फंक्शन, इसको ऐसे लिख देंगे हम, और प्लस वन प्लस टू दोनों बाहर है तो हमारे पास ये प्लस थ्री आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर अब आपने टी ऑफ एन फाइंड करना है तो आपको क्या चीज पता होनी चाहिए बेटा, आपको टी ऑफ एन माइनस थ्री की वैल्यू पता करनी है आपको। आई थिंक अब आपको आइडिया हो गया होगा कि टी ऑफ एन माइनस थ्री की वैल्यू क्या आएगी। देखें टी ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, टी ऑफ एन माइनस टू प्लस वन। फिर टी ऑफ एन माइनस टू की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस वन। अगर मैं आपसे पूछूं कि टी ऑफ एन माइनस थ्री की वैल्यू क्या आएगी तो आप बता सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि टी ऑफ एन माइनस थ्री की बेसिक जो आपके पास वैल्यू आएगी, यानी अगर मैं डायरेक्टली अब बताना चाहूँ आपको कि टी ऑफ एन माइनस थ्री की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको पता है कि टी ऑफ एन माइनस, ये आपके पास सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा टी ऑफ एन माइनस फोर प्लस फोर। अब अगर आपको टी ऑफ एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो टी ऑफ एन माइनस फोर आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि सर हम इस प्रोसेस को कब तक कंटिन्यू रखें, तो बेटा इस प्रोसेस को आपने तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक आपको ये प्रोसेस में जो पैटर्न है वो समझ नहीं आ जाता। जैसे मैंने अब आपको बताया कि मुझे पैटर्न समझ में आ गया, मैं इस प्रोसेस को जैसे जैसे आगे चलाता जाऊंगा तो ये एन माइनस फाइव प्लस फाइव हो जाएगा, फिर एन माइनस सिक्स प्लस सिक्स हो जाएगा, फिर एन माइनस सेवन प्लस सेवन हो जाएगा। बेटा सेशन एंड होने वाला है, आप दोबारा से ज्वाइन कर लें इसको एक दफ़ा एंड करके। ठीक है बेटा, अगर हम इसको कहते हैं कि हम इसको एक कांस्टेंट, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे चलाते जाएंगे ना तो ये चलता जाएगा, ये एन माइनस फाइव प्लस फाइव, एन माइनस सिक्स प्लस सिक्स, ये कभी हम इसको यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकेंगे। तो हमने इसको तब तक चलाना है जब तक हम एक पैटर्न अंडरस्टैंड करें और इस पैटर्न को हम इस फॉर्म में राइट कर सकें, एक कॉन्स्टेंट की फॉर्म में राइट कर सकें। अब हमने इस जो फाइनल हमारी ये वाली इक्वेशन है, पैटर्न वाली इक्वेशन, हमने इसको फर्दर लेके चलना है और इससे हमने कंक्लूड करना है कि हम इसको यूज करके कैसे फाइनल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अब सिर्फ इस पूरी प्रीवियसली मैंने जिस चीज को ड्राइव किया है मैं सिर्फ उसी को लेके चलता हूं आगे कि टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस के प्लस के। अच्छा, हमें ये पता है कि चूंकि हमारा ये जो रिकर्सिव फंक्शन जो हमारी कॉल हो रही है इसमें एक टाइम ऐसा आएगा कि जब यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, यानी यहाँ पे हम जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं जो फंक्शन कॉल के टाइम
जो हम उसको पास कर रहे हैं वो एक टाइम पे जाके 0 हो जाएगी। और वो 0 कब होगी, देखें अगर आप प्रीवियस वाली फाइंडिंग्स को देखें तो देखें n हमारा कांस्टेंट है और उसके माइनस में इंक्रीमेंट होता जा रहा है, यानी पहले n-1 था, फिर n-2 था, फिर n-3 था, फिर n-4 था, यानी k में यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है हमारे पास। इसका मतलब है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब k इतना इंक्रीज हो जाएगा कि जब हम n-k करेंगे तो हमारे पास इक्वल टू में बेटा 0 आ जाएगा। यानी सेम वही बात कि हम चूंकि रिकर्सिव फंक्शन में n की वैल्यू को डिक्रीज करते हुए आ रहे हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतनी डिक्रीज हो जाती है तो वो वैल्यू हमारी जाके 0 हो जाती है, जब हम कहते हैं कि अब ये t ऑफ 0 है और इसके ऊपर रिकर्सिव कॉल जो है हमारी वो स्टॉप हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये जो भी n-k था इसमें k की एक टाइम पे एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी अगर मैंने इसको लास्ट वैल्यू तक एग्जीक्यूट किया है तो k वो वैल्यू है जिसने जाके n-k का आंसर 0 कर दिया है। जब आप t ऑफ 0 पास करते हैं, यानी आप यहाँ पे इस टेस्ट को 0 पास करते हैं तो फंक्शन मजीद आगे एग्जीक्यूट नहीं करता बल्कि वो स्टॉप हो जाता है। ठीक हो गया। और यहाँ से फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास बेसिकली अगर मैं इसको माइनस के को उस साइड पे लेके जाऊं तो 0 प्लस के हो जाएगा, दैट मीन के n इज इक्वल टू के हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू के, या आप ये भी कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू n हो जाएगा। अब अगर हम यूं करें कि हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन था लाइक t ऑफ n इज इक्वल टू k की जगह बेटा उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो k की जगह अगर मैं उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, यहाँ पे फिलहाल मेरे पास आ रही है n इज इक्वल टू k या k इज इक्वल टू n, एक ही बात होती है, एंड प्लस n, दोनों जगह पे मैंने बेटा क्या किया, मैंने k की वैल्यू राइट कर दी है। अगर मैं इसको मजीद सॉल्व करूं तो t ऑफ n और ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा t ऑफ n माइनस n क्या होता है t ऑफ 0 प्लस n। ठीक हो गया। अगर आप मेरे इस रेकरेंस रिलेशन को देखें तो इसमें हमने क्या बताया है कि जब आप t ऑफ 0 यानी n की वैल्यू 0 पास करेंगे तो वहां पे आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, यानी t ऑफ 0 का हमारे पास ऑलरेडी आंसर मौजूद है। या हम वैसे भी कह सकते हैं कि जब इस टेस्ट फंक्शन में हम 0 पास करते हैं तो ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल नहीं करता, इसकी कॉल जो है वो कांस्टेंट हो जाती है उस वक्त जाके। तो हम यहाँ पे बेटा सिंपली t ऑफ 0 की जगह उसकी वैल्यू पास कर देंगे, दैट इज 1, जो कि हमने अपने रेफरेंस रिलेशन में बनाई हुई है, जो कि मिनिमम वैल्यू है जहाँ पे जाके फंक्शन स्टॉप होता है। सॉरी यहाँ पे 1 ऊपर वाली स्टेटमेंट में 1 नहीं, ये n नहीं आएगा। तो हमारे पास ये t ऑफ 0 की जगह उसकी वैल्यू आ गई और n इज इक्वल इज आ गया। अब अगर आप देखें तो बेटा आपके लेफ्ट साइड पे t ऑफ n है और राइट साइड पे कोई रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे नहीं आ रहा। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो फाइनल कॉस्ट है इसकी, अगर मैं कांस्टेंट को भी इग्नोर कर दूं तो आप कह सकते हैं ये बिग O ऑफ n है। या अगर आप इसके ऊपर एसिम्प्टोटिक नोटेशन अप्लाई करें तो ये बिग O ऑफ, आप इसको n भी कह सकते हैं, आप इसको थीटा ऑफ n भी कह सकते हैं, आप इसको ओमेगा ऑफ n भी कह सकते हैं। तीनों के ऊपर ये ट्रू होगी क्योंकि फंक्शन आपके पास बेटा लीनियर आ रहा है। अगर आप देखें तो रिकर्सिव ट्री के थ्रू भी हमने यही कॉस्ट बताई थी, n+1 रिकर्सिव कॉल थी, n वैल्यूज के ऊपर n+1 रिकर्सिव कॉल थी, और अभी भी हमने यही कंक्लूड किया है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट ये एक वैलिड मेथड है। तो बेटा ये एक कंप्लीट प्रोसीजर था जिसमें हमने देखा कि रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं, हम रिकर्सिव इक्वेशन को कैसे बिल्ड करते हैं, और फिर हम उस रिकर्सिव इक्वेशन को बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा इस